जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों का अपने चैनल नवदृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं तुम्हारी स्मृति नामक निबंध लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह एक संस्मरण है और इस निबंध के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो आज हम लोग इस निबंध की समरी यानी कि इस निबंध की पूरी कहानी को अच्छी तरीके से समझेंगे कि इस निबंध में लेखक ने किसके बारे में और किसके व्यक्तित्व को यहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग इस निबंध को स्टार्ट करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित तुम्हारी स्मृति एक संस्मरण है। इस निबंध में लेखक ने एक सच्चे राष्ट्रप्रेमी तिलक के बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर किया है और यह निबंध उन्हीं के व्यक्तित्व पर आधारित है। लेखक को उस समय की याद आती है जब अपना देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। समाज के सभी वर्ग जैसे कि अमीर, गरीब, किसान, मजदूर सभी अंग्रेजी सत्ता के सामने अपने आप को बेबस और मजबूर महसूस कर रहे थे। और तभी ऐसे समय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आविर्भाव होता है। यानी इस पूरी निबंध में लेखक ने बाल गंगाधर तिलक जैसे महान राष्ट्रप्रेमी देश प्रेमी व्यक्ति के व्यक्तित्व को यहाँ पर उजागर किया है और उन्हीं के ऊपर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस निबंध की रचना की है। तिलक जी का आगमन तब होता है जब देश की समस्त जनता और जितने भी समाज के सभी वर्ग थे जैसे कि अमीर, गरीब, मजदूर, किसान, ये सभी लोग अंग्रेजी सत्ता के सामने अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे और उन सभी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रही थी। तो ऐसे ही समय में तिलक जी का आगमन होता है और उन्हें किसी भी तरह की गुलामी या अत्याचार बिल्कुल ही पसंद नहीं थी और वह इन अंग्रेजी सत्ता का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और उनका यही विरोध करना, लोगों के प्रति खड़ा रहना, जनता की समस्याओं को सुलझाना और उन्हें अंग्रेजी शासन के षड्यंत्र से उन्हें परिचित करवाना, ये सभी कार्य उन्हें जनता के हृदय पर अमिट छाप छोड़ती है। वे अपने देश की समस्त जनता को जागरूक करने के लिए और अर्थात अपने देश को परतंत्र से स्वतंत्र करने के लिए अपने जान तक को दांव पर लगा देते हैं। इसीलिए इनकी कीर्ति पूरे भारत देश में फैली हुई थी। यानी कि इस निबंध में तिलक जी के विशेषताओं के बारे में ही बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, वो कैसे व्यक्ति थे और उन्होंने कैसे इस परतंत्र भारत देश को स्वतंत्र भारत देश के रूप में बदलने में किस तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है और उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर उजागर करने का भी प्रयास किया है। आइए इस निबंध की कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। यानी कि इस निबंध में ये मैंने विशेषता इसलिए लिखी है कि इस निबंध में किनकी, तिलक जी की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। आइए अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। पहला, राष्ट्रप्रेम या देशभक्ति की भावना। तो यहाँ पर तिलक जी के अंदर राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट करके जो है भरी हुई थी। उन्होंने जब देखा कि हमारे देश के लोगों के ऊपर सरेआम अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे समय में तिलक जी ने सभी लोगों के मन में यानी जनता के मन में अंग्रेजी सत्ता के प्रति उनकी सारी भांडाफोड़ उनके सामने कर देते हैं और उन्हें अंग्रेजी सत्ता के प्रति जो है उन्हें जागरूक करते हैं कि ये हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। वहीं पर तिलक जी ने एक दिशा चुनी जिसमें उन्होंने सभी लोगों को यह समझाया कि हम लोग तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक हमें हमारे शरीर पर स्वराज्य न मिले, हमें अपने मन पर स्वराज्य न मिले। अपने मन पर स्वराज, अपने शरीर पर स्वराज और अपने काम पर स्वराज, अपने साथियों पर स्वराज और फिर बाद में हमें अपने पूरे देश पर स्वराज, तब जाकर के हमें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिलेगी। और इसी दिशा को निर्धारित करते हुए इसी लक्ष्य की ओर वह निरंतर बढ़ते रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, अपने देशभक्ति की भावना से उन्हें प्रभावित करते हैं और इस तरह से वह धीरे धीरे उनके संगठन में लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि उनके अंदर राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और किस तरह से वह लोगों को समझाते हुए अपनी एक संगठन बनाते हैं देश को स्वतंत्र करने के लिए, अंग्रेजी सत्ता को यहाँ से समाप्त करने के लिए। दूसरी तरफ कि
तिलक जी ने दो रास्तों का चुनाव किया, एक गरम दल और दूसरा लेखनी का कार्य। गरम दल यानी कि जो लोग सीधे अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं, जो विद्रोही स्वभाव के होते हैं। दूसरा लेखनी के माध्यम, यानी कि लेखनी के माध्यम से जो है लोगों को उजागर करते हैं और सीधे अंग्रेजी सत्ता का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इन दोनों रास्तों के माध्यम से वो लोगों को जागरूक भी करते हैं, दूसरी तरफ अपने संगठन बनाने में भी सफल होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दो रास्तों का चुनाव किया और इन दो रास्तों को अपनाते हुए अपने लक्ष्य को अंजाम देने का प्रयास भी करते रहे। तीसरा जो है, उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के सामने कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश के व्यक्ति को कभी भी गुलाम बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र होता है और उसे कभी किसी का गुलाम बनाया नहीं जा सकता। उन्हें किसी भी तरह की गुलामी जो है स्वीकार नहीं थी, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, कोई भी हो, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की गुलामी स्वीकार थी नहीं। इसीलिए अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें जो है कई बार उनके लेखनी कार्यों पर भी उन्हें जेल जाना पड़ता, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी सत्ता के सामने झुकते नहीं हैं। और अंग्रेजी सत्ता की जड़ें वो तो तब हिला देते हैं जब वो उन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र की जो है आरंभ करते हैं। और इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जमकर आलोचना करते हैं, जिससे अंग्रेजी सरकार घबरा जाती है और क्या करती है, वो कई बार जो है इनकी इस लेखनी के कारण उन्हें जो है जेल की सज़ा भी होती है। लेकिन फिर भी तिलक जी ने अपनी लेखनी कार्य को बंद नहीं किया और इसी तरह से वो जो केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जगाने के पूरी तरह से उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने अपनी सीमा को पार करते हुए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वहाँ के लोगों को भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया। और तिलक जी को कभी एक काम करने की इच्छा नहीं रहती, उन्हें कभी कोई एक काम करना पसंद नहीं था। वो अलग अलग कामों में जो है हमेशा लगे रहना चाहते हैं। तो जब वो भारत की लोगों की ऐसी स्थिति देखते हैं तो इन्हें अपना एक मेन लक्ष्य बना करके इस पर काम करना शुरू कर देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। उन्होंने महाभारत से कूटनीति और वेदांत से धर्म की ज्ञान लेते हैं और इन दोनों का प्रयोग प्रतंत्र भारत को स्वतंत्र भारत के रूप में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि उनकी चर्चा केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सीमा को पार करते हुए अन्य राज्य के लोगों को भी अत्यधिक प्रभावित करती है और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराती है और अंग्रेजी सत्ता को भगाने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। तो यहाँ पर लेखक ने बाल गंगाधर तिलक के बहुआयामी व्यक्तित्व को इस निबंध में उजागर करने का प्रयास किया है और उनके बारे में बताने का प्रयास किया है कि यह किस तरह से एक महान राष्ट्र प्रेमी थे और जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपने प्राणों तक को दांव पर लगा दिया। और इस तरह लेखक इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उन्हीं के व्यक्तित्व पर यानी कि तिलक जी के व्यक्तित्व पर इस संस्मरण की रचना करते हैं, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी स्वयं एक राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति हैं और उन्हें इनका व्यक्तित्व अधिक प्रभावित भी करता है। इसीलिए उन्हीं को याद करते हुए उन्होंने इस संस्मरण की रचना की है और उनके व्यक्तित्व के प्रति सभी लोगों को उनके व्यक्तित्व को उजागर किया है। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि लेखक ने इस निबंध के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व को यहाँ पर उजागर किया है और उनके कई गुण और उनकी देशभक्ति और भारत देश की गुलामी जीवन जी रहे मजदूर किसानों को जागरूक करना, मजदूरों और किसानों के अंदर जागरूकता फैलाने का उन्होंने काम किया।
तो इस तरह उनके बहुआयामी व्यक्तित्व पर लेखक ने यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यह संस्मरण लिखा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह निबंध समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।